गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? सभी लोग कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस सभी को क्लियर है और जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग बताइए जो स्क्रीन पे लिखा है वो दिख रहा है? ओके, ठीक है ठीक है। कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? कमेंट में बताइए। आप लोग का थ्योरी पार्ट आप लोग छोड़ तो नहीं दिए? सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हो और थ्योरी नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? हाँ, सभी लोगों को थ्योरी ज़रूर करना है, ठीक है? क्योंकि थ्योरी के बिना आप एमसीक्यूज भी कर लोगे तो आपका पूरा याद नहीं रहेगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी आपको याद नहीं रहेगा, इसीलिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रही हूँ कि सभी लोगों को थ्योरी करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है? एग्ज़ाम में भी आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करेगा। चलिए, तो सभी लोग आ जाइए क्लास में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो जब सभी आ गए हैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट का हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट से तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे, ठीक है? जो तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण होता है, ये क्या होता है कि बहुत ही जल्दी श्वसन तंत्र में होने वाले संक्रमण होते हैं, ठीक है? बहुत कम समय में जो श्वसन तंत्र है हमारा, जो हमारा फेफड़ा है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, तो उनमें होने वाला ये संक्रमण होता है। क्लियर है बात? सभी को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ, फेफड़े में होने वाला ये संक्रमण होता है। चलिए, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है? इसमें बहुत जल्दी अगर संक्रमण, उसको हम क्या बोलते हैं? तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण, ठीक है? अब चलिए समझते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन से अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन में है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्र तंत्र या प्रजनन तंत्र। सभी लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही आंसर है श्वसन तंत्र, है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करने वाला है ये बीमारी, श्वसन तंत्र की बीमारी है, तो ऑफ कोर्स श्वसन तंत्र में ही होगा, है ना? चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है वो संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन में है, कारण पूछा है किसके वजह से होता है। ऑप्शन में है बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक। बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन सही होगा, कौन सा?
हाँ, करेक्ट कौन सा होगा? वायरस। ठीक है, जो हमारे फेफड़े की इन्फेक्शन होती है वो मोस्टली, मतलब यहाँ जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो वायरस के कारण है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर देख दिया गया है, वायरस का नेम रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस RSV जिसको हम कहते हैं, एडेनो वायरस, ये सब कॉमन वायरस हैं जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो RSV होता है, एडिनो वायरस, ये सब वायरस के नाम हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा। आप लोग क्लास में देखिएगा, मैंने इस थ्योरी को करवाया है रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो आप उसको देखिएगा क्लास। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, और किस कारण से होता है? तो और भी मतलब कई बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर अगर तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण हो रहा है तो वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण है? ऊपरी का मतलब, अब देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो ऊपरी भाग कौन कौन सा होगा श्वसन तंत्र का। ठीक है, श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग कौन कौन सा होता है? इसका जो नोज होता है, जो फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, तो ये सब क्या होते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र में आते हैं। ठीक है, नोज या नेजल चैम्बर कहिए, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट है ये ऊपरी श्वसन तंत्र है। अब इसमें कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में है ब्रोंकोन्यूमोनिया, साइटिसिस और न्यूमोनिया या फ्लोरिस। चलिए बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, साइनसाइटिस। देखिए, साइनोसाइटिस क्या होता है कि जो नेजल चैम्बर होता है, जो नेजल चैम्बर होता है, इसके अंदर ना साइनस होते हैं, बोन के अंदर गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम साइनस कहते हैं, इसको हम साइनस कहते हैं। ये जो गड्ढे होते हैं, इनमें पतली सी झिल्ली लगी होती है। अगर इस झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। क्लियर है बात सभी को? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया है कि ऊपरी भाग संक्रमण में क्या क्या हो सकता है। जैसे सर्दी, जुकाम, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सब इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आता है। ये क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर सर्दी, जुकाम, टॉन्सिलाइटिस और साइनोसाइटिस आता है। क्लियर है? एग्जाम में अगर आपको ये इसमें से तीनों में से कोई भी मिलेगा तो आप उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में करके आइएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि बच्चों में ARI का फुल फॉर्म एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रैक इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण पूछा है कि अगर बच्चों में ये अगर हो रहा है रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन, तो क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है अपोषण, मोटापा, हाइपरथायरॉयडिज्म या उच्च रक्तचाप। इनमें से कौन से ऑप्शन के कारण बच्चों में ARI होता है? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर।
हाँ, बच्चों में ये किसके कारण होता है? बिल्कुल मोटापे, मतलब ये अपोषण के कारण होता है। ठीक है, जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पोषण अगर पूरी तरह नहीं मिल रहा है जितना उसके शरीर को चाहिए, तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होता है? बच्चे को शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ये प्रभाव में आता है, और तुरंत ही उसको शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अपोषण। नेक्स्ट अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? जो न्यूमोनिया होता है ये मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो ये किस अंग को प्रभावित करेगा? ऑप्शन में है गुर्दे, मस्तिष्क, फेफड़े या आंत। हाँ, फेफड़े जो होते हैं इसके करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है फेफड़े। ठीक है, तो ये क्या करता है? ऐसा अंग है जो न्यूमोनिया इसको प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फेफड़ों के जो एल्वोलाई में होता है ये संक्रमण, और क्या हो जाता है? ये संक्रमण और सूजन हो जाता है। एल्वोलाई क्या होता है? जो हमारा लंग्स है, जो हमारा लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, ये है फेफड़ा। तो फेफड़े को अंदर थैली की जैसा छोटा छोटा संरचना होता है गुच्छों में, जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी को हम एल्वोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन फैल जाता है, न्यूमोनिया होता है, और संक्रमण के वजह से ये जो थैली जैसी संरचना है इसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि गैस का विनिमय प्रभावित होता है, प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जो इससे ऑक्सीजन यहाँ से जो हमने सांस लिया वो ब्लड में जाना था, ये प्रॉपर नहीं जा पाता है। ठीक है, या यहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में आसानी नहीं होती है सूजन के वजह से। क्लियर है बात सभी को? आगे चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार न्यूमोनिया नहीं है? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार न्यूमोनिया का नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकार, न्यूमोनिया के टाइप। अब टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया होता है बहुत तरह का, इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया के इसके कई टाइप्स होते हैं, उनमें से आपका एक यहाँ पर जो है वो नहीं है। ऑप्शन में देखिए, लोबर न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया या सेरिब्रल न्यूमोनिया। बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा एक है जो इसका टाइप नहीं है? कौन सा एक है जो इसका टाइप नहीं है? कौन सा है? देखिए इसमें जो सेरिब्रल न्यूमोनिया बताया गया, ये ऐसी कोई न्यूमोनिया इसकी मतलब इसका टाइप है ही नहीं। सेरिब्रल में, सेरिब्रल क्या होता है? हमारा ब्रेन का पार्ट है ना। सेरिब्रल क्या होता है? हमारा ब्रेन का आगे का पार्ट को हम सेरिब्रल कहते हैं, सेरिब्रम। तो इसमें न्यूमोनिया नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो ये है 3 ऑप्शन, जैसे कि लोबर न्यूमोनिया, तो जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में जो लोब्स बने होते हैं उसमें होने वाले न्यूमोनिया को हम लोबर न्यूमोनिया कहेंगे। ब्रोंको न्यूमोनिया, जो इसमें ब्रोंकस होते हैं ना, ट्रैकिया जब डिवाइड होता है आगे चल के तो वो ब्रोंकस बनाता है, उसको हम ब्रोंको न्यूमोनिया कहते हैं। और जब सेल्स के बीच में क्या होता है, सेल्स के बीच में जब फ्लूइड जम जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया कहते हैं। इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, जिसमें फ्लूइड भर जाएगा सेल्स के, कोशिकाओं के आसपास में अगर फ्लूइड भर जाएगा, उसी को हम इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया कहते हैं।
तो ये तीनों ही इसके प्रकार हैं, लेकिन सेरिब्रल न्यूमोनिया जैसा कोई इसका प्रकार होता ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सेरिब्रल न्यूमोनिया। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इसमें देखिए, इसमें है कि लोबर न्यूमोनिया में संक्रमण कहाँ फैलता है। लोबर न्यूमोनिया में संक्रमण कहाँ फैलता है। ऑप्शन में है एक या अधिक लोब में, पूरे फेफड़े में, ब्रोंकस में या प्लीहा में। ठीक है, इनमें से कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। एक या अधिक लोब में, पूरे फेफड़े में, ब्रोंकस में या प्लीहा में। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है एक या अधिक में। ठीक है, लोब में, क्योंकि लोबर यहाँ पर न्यूमोनिया है तो वो कहाँ होगा, जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, उसके फेफड़े के लोब में ही। जैसे हमारा जो दोनों फेफड़ा है वो हम बांटा हुआ है। जो हमारा लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट है, ये राइट फेफड़ा है। एक इंसान जब सामने देख रहा है तो उसका ये क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो होता है कि राइट साइड में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो जब इन लोब्स में, लोब्स यानी क्या, कहने का मतलब हिस्सा, पार्ट, तो इसको 2-3 भागों में बांटा जाता है। जिस भी लोब में होगा इन्फेक्शन यानी न्यूमोनिया, क्या होता है, एक तरह का इसमें फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो है फ्लूइड, वो एक लोब या 2 लोब या उससे अधिक लोब में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कि ब्रोंकोन्यूमोनिया, मुख्यतः ब्रोंकोन्यूमोनिया जो है वो किसे प्रभावित करेगा, किसे। तो ऑप्शन में है ब्रोंकोन्यूमोनिया, समझ रहे हो, ब्रोंकस जो होगा ट्रैकिया आगे डिवाइड होकर क्या बनाता है, ब्रोंकस बनाता है। इसमें अगर न्यूमोनिया होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उसको हम ब्रोंकोन्यूमोनिया कहेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रोंकोन्यूमोनिया किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन में है शिशु और वृद्धि, किशोर, गर्भवती महिला या खिलाड़ी। चलिए बताइए कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही आंसर है। बिल्कुल, शिशु और वृद्धि। देखिए, जैसे ही बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन है, ये बच्चों के जैसे ही शरीर में जाता है तो उससे उसकी वृद्धि में रुकावट आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ, शिशुओं और बुजुर्गों दोनों में, क्योंकि इन दोनों की जो इम्यूनिटी होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, वो वीक होता है। ठीक है, इनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया किसे प्रभावित करता है। जो एक कोशिका के चारों ओर फ्लूइड भर जाता है, उसी को हम इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। और ये किसे प्रभावित करेगा, एल्वियोलाई की दीवार को, ब्रोंकस को, फुफ्फुसीय धमनी को या प्लीहा को। बताइए ये किसे प्रभावित करता है। हाँ, करेक्ट आंसर क्या है, एल्वियोलाई की दीवार को, क्योंकि जो यहाँ सेल्स है वो सेल्स कौन सा है, एल्वियोलाई है। फेफड़े की सेल्स कौन सी होती है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई एक ऐसा थैली जैसा संरचना है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो इस एल्वियोलाई के
चारों ओर अगर इसकी दीवारों के पास क्या है, फ्लूइड भर जाता है, तो उसी को हम इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वायरल न्यूमोनिया का क्या कारण होता है? वायरल न्यूमोनिया है, उसमें क्या कारण, क्यों होता है, किसके वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है? ऑप्शन में है न्यूमोकोकस, आरएसबी यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, स्टेफाइलोकोकस या ई कोलाई। बताइए इसमें से कौन सा वायरस है जिसके वजह से न्यूमोनिया होता है? देखिए यहाँ पर एक ही वायरस है, वो है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। बाकी जो ये तीन है ये हैं बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है। और ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक वायरस है जिसके कारण न्यूमोनिया होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कई और वायरस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा और एडिनोवायरस, ये सब भी न्यूमोनिया करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया का सामान्यतः जीवाणु कौन सा होता है? मतलब कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया करता है? ऑप्शन में है न्यूमोकोकस, एडिनोवायरस, माइकोप्लाज्मा और आरएसपी और आरएसवी। बताइए कौन सा इसमें से एक है बैक्टीरिया जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। हाँ बिल्कुल, जो न्यूमोकोकस होता है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, बाकी सब ये सब क्या है, आपके वायरस हैं, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या होता है, इस बैक्टीरिया के कारण न्यूमोनिया होता है। न्यूमोनिया होता है। क्लियर है ये न्यूमोनिया? चलिए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि न्यूमोनिया का न्यूमोनिया का एक सामान्य लक्षण क्या है? इसमें लक्षण पूछा है, वो एक सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन में है दस्त लगता है, बहुत तेज बुखार आता है, पेट में दर्द होता है या मूत्र में जलन होता है। बताइए न्यूमोनिया का एक लक्षण बताना है, कौन सा है इसमें से? देखिए न्यूमोनिया के कारण क्या होता है, जब भी कोई शरीर में इन्फेक्शन होगा, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले बॉडी का जो टेम्परेचर है, मैं बार बार बताती हूँ, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसको तेज बुखार है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए निम्न में से कौन सा न्यूमोनिया का लक्षण नहीं है? अब देखिए तीन ऐसा होगा जो न्यूमोनिया का लक्षण होगा और एक ऐसा होगा जो न्यूमोनिया का लक्षण नहीं होगा। ऑप्शन में है तेज श्वसन, छाती का सिकुड़ना, रक्तचाप बढ़ना या नथुने फुलाना। हाँ, तो इसमें से कौन एक लक्षण नहीं है? वो है रक्तचाप बढ़ना। ठीक है, बाकी जो तीन है, तेज श्वसन होना, छाती का सिकुड़ना और नथुने फूलना, नाक फूलना जब सांस ले रहे हो, तो ये तीनों ही न्यूमोनिया के लक्षण हैं। लेकिन न्यूमोनिया में रक्तचाप बढ़ना ऐसी कोई लक्षण नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि न्यूमोनिया बच्चों में या शिशुओं में कौन सा लक्षण विशेष होता है? शिशुओं में सबसे ज़्यादा कौन सा लक्षण दिखाई देता है? वो होता है नथुने फूलना। ठीक है, फुलाना। बच्चे को जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, फेफड़े में, तो न्यूमोनिया जैसी इन्फेक्शन में बच्चे जब सांस लेते हैं उनको काफ़ी एफर्ट लगता है सांस लेने में, इसीलिए उनकी जो नाक है वो फूलने लगती है, नाक फूलती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है कि न्यूमोनिया में त्वचा का पीला या नीला पड़ना किसके कारण होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो न्यूमोनिया है ये ऐसा बीमारी है रेस्पिरेटरी ट्रैक का कि इसमें फ्लूइड भर जाता है लंग्स में। इसमें क्या है, इसमें लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है। तो इस कारण क्या होता है, न्यूमोनिया होता है। तो जो भी बच्चा सांस ले रहा है, ऑक्सीजन या ले रहा है, तो उसको वो पूरा प्रॉपर उसके ब्लड में नहीं एक्सचेंज हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ सतह पे क्या है, फ्लूइड है, भरा हुआ है, पानी है। तो इसके कारण ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, और अगर ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंचता है तो हमारा शरीर नीला या पीला पड़ने लगता है। तो करेक्ट आंसर है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा शरीर नीला पड़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है कि न्यूमोनिया के उपचार में कौन सी दवा दी जाती है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात की गई, न्यूमोनिया का हमने लक्षण, कारण ये सभी देख लिया। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से होता है। किससे होता है, एंटीबायोटिक से हम करते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखिए एनाल्जेसिक तो पेन किलर होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन को जैसे क्लीन वे सब करने के लिए यूज़ करते हैं इस सरफेस को। और एंटासिड जो होता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए होता है। बाकी बचा एंटीबायोटिक। तो जब बच्चे को या पेशेंट को बैक्टीरिया की वजह से न्यूमोनिया होगा तो उसमें हम एंटीबायोटिक देंगे। अगर वायरस के वजह से होगा तो उसको हम एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है कि बुखार कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। फीवर को कम करने के लिए कौन सी दवा देते हैं बताइए। हाँ, एंटीपायरेटिक कौन सी देते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन हम देते हैं। क्यों देते हैं, बुखार को ठीक करने के लिए। इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंटीपायरेटिक। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है कि साइनोसिस जो होता है, साइनोसिस उसको दूर करने के लिए क्या दिया जाता है। साइनोसिस जो होता है यानी कि जो शरीर का नीला पड़ने लगता है, एक सेकेंड, साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस। तो इसमें क्या होता है कि साइनोसिस में जो हमारा शरीर है उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर नीला पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है बॉडी, ठीक है। शरीर जो है वो नीला पड़ने लगता है, नीला पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देंगे जब शरीर का रंग जो है वो नीला पड़ेगा। तो हाँ, इसके लिए हम देते हैं पूरक ऑक्सीजन, ठीक है। इसके लिए हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि साइनोसिस में क्या हुआ, शरीर नीला होने लगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। नीला होने लगता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसलिए हम क्या देते हैं, बाहर से ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खांसी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। खांसी के लिए हम क्या देते हैं, ऑप्शन है एंटीहिस्टामिन, एंटीट्यूसिव, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। हाँ, एंटीट्यूसिव। जो एंटीट्यूसिव होता है वो कफ को, एंटीट्यूसिव जो होता है वो कफ को रिलीफ करवा के, कफ से रिलीफ दिलवाता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। कफ को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये कफ को क्या करता है, लूज करता है बहुत। जब जो कफ है वो हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंसा हुआ है, ठीक है,
अगर कफ जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंसा हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि लूज़ करके पानी की तरह और इस मेडिसिन के थ्रू उसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंटी-ट्यूसिव। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है कि इसमें है क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्न में से कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट, जो नर्सिंग प्रबंधन है, उसका हिस्सा है? तो ऑप्शन में है जीवन चिन्हों की निगरानी, ऑपरेशन करना, दवा तैयार करना, एक्सरे करना। देखिए इसमें से कौन सा काम है वो नर्सिंग का काम होता है, नर्सेस करती हैं। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है वाइटल साइन को निगरानी करना, मॉनिटर करना। ठीक है, जीवन चिन्हों जैसे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, इन सभी का ध्यान रखना ही नर्स का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है कि जो न्यूमोनिया की पुष्टि करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? जांच के बारे में पूछा है कि न्यूमोनिया कैसे कंफर्म किया जाता है कि किसी को न्यूमोनिया का इन्फेक्शन है। तो ऑप्शन में है कि मूत्र परीक्षण करके, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाकर, या छाती का एक्सरे करके, या ईसीजी करके। इसका करेक्ट आंसर होगा छाती का एक्सरे करके, क्योंकि एक्सरे में ही पता चलेगा कि फेफड़े में क्या है, पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम न्यूमोनिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या है कि शिशुओं को श्वसन दर अगर 50 से ज़्यादा हो जा रहा है 1 मिनट में, तो यह किसका संकेत होता है? इसका मतलब क्या है कि अगर 50 से भी ज़्यादा श्वसन ले रहा है 1 मिनट में, तो इसका मतलब क्या है कि उसको क्या है, श्वसन तंत्र की इन्फेक्शन है। श्वसन तंत्र की इन्फेक्शन में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो तेज़ी से बार बार सांस लेना स्टार्ट कर देता है और 1 मिनट में 50 बार से भी अधिक सांस लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मतलब एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग 2 माह से 1 वर्ष के बच्चों में आयु में 50 से अधिक बार अगर श्वसन दर है 1 मिनट के अंदर, तो उसको हम तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण का मुख्य संकेत मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कभी देखिएगा कि जो छोटे बच्चे होंगे 1 साल के नीचे, 2 माह से 1 साल के नीचे, अगर उनका 50 से अधिक बार मतलब श्वसन दर है 1 मिनट में, तो समझिएगा कि उसको श्वसन तंत्र इन्फेक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा ARI की रोकथाम का उपाय नहीं है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो रोकथाम नहीं कर सकता है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, श्वसन तंत्र इन्फेक्शन का? तो यहाँ पर जो भीड़ भाड़ में रहना, ये चीज़ कभी भी श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकता या इसको रोक नहीं सकता। भीड़ भाड़ में रहने से और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है। बाकी स्वच्छता, टीकाकरण और स्तनपान से जो ये इन्फेक्शन है रोका जा सकता है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये उपाय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है कि ARI का प्रसार मुख्य किस माध्यम से होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे फैलेगा? वायु के थ्रू। कैसे? हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, क्योंकि ये क्या होता है, एयर बॉर्न
डिजीज़ होता है, हवा से फैलने वाली बीमारी होता है। ये इन्फेक्टेड है और ये हेल्दी पर्सन है, तो इसमें से जब ये छींकेगा, खांसेगा, बोलेगा, तब जो हवा के थ्रू ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं जब वो सांस लेता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्तनपान बच्चों में ARIs को कैसे रोकता है? मतलब जब माँ जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उससे श्वसन तंत्र को हम कैसे रोक सकते हैं? तो इससे क्या होता है कि बच्चे के शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस कारण स्तनपान बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह के इन्फेक्शन, कुपोषण, इन सारी चीज़ों से बचाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है कि जो ARI है उसको रोकथाम में टीकाकरण विशेष रूप से किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसको रोकने के लिए जो टीकाकरण दिया जाता है उससे किस रोग को के लिए दिया जाता है? अगर ARI में हम रोकने के लिए टीका देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो किसको रोकने के लिए होता है? खसरा को रोकने के लिए। खसरा को रोकने के लिए हम ये टीका देते हैं, ठीक है, मीजल्स के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, क्योंकि खसरा जैसी बीमारी जो होती है वो फेफड़ों के संक्रमण की संभावना बढ़ा देती है, इसीलिए टीकाकरण ARI की रोकथाम में सहायक होता है। ठीक है, जब खसरा नहीं होगा यानी कि उसको मतलब कई चांस जो है वो बढ़ जाएगा उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, चांस कम हो जाएगा अगर हम खसरे का इंजेक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें है कि ARI के रोगी को क्या सलाह देनी चाहिए, क्या दी जाती है जिनको बच्चे को फेफड़े में इन्फेक्शन होता है? ऑप्शन में है बंद कमरे में रहना, अधिक बोलना, आराम करना या दौड़ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आराम करना। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आराम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत है। अगर वो दौड़ता है, भागता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसके कारण उसको और ऑक्सीजन की नीड होगी और हफने लगेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आराम करना। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28। ARIs वाले बच्चे को तरल पदार्थ देने का उद्देश्य क्या होता है? क्यों हम देते हैं उन्हें तरल पदार्थ? ऐसा इसलिए देते हैं ताकि उनके शरीर से पानी की कमी ना हो, उनका शरीर हाइड्रेटेड रहे। तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए, यानी कि शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए हम तरल पदार्थ पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में देते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है कि बच्चे में श्वसन कष्ट का संकेत कौन सा है? बच्चे में अगर श्वसन में कष्ट हो रहा है तो इसका संकेत क्या रहेगा? ऑप्शन में है भूख बढ़ना, छाती का धंसना, नींद कम आना या मुंह सूखना। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? कौन सा करेक्ट आंसर है? छाती का धंसना। ठीक है, जब भी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होता है तो जब बच्चा तीव्र सांस लेगा, तेजी से और गहरा सांस लेता है, जिसके कारण छाती जो है वो धंसता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बच्चे को तुरंत अस्पताल कब ले जाना चाहिए? जैसे ही बच्चे को इन्फेक्शन होगा तो कब ले जाएंगे? ऑप्शन में है हल्की खांसी हो, भूख कम लगे, तेज श्वसन और साइनोसिस हो या पेट दर्द जब हो, तो कब ले जाएंगे बच्चे को हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल ले जाना है। जैसे ही बच्चे को खांसी होता है तो उसके बाद तेज श्वसन होने लगेगा, बहुत तेज, मतलब बहुत तेज क्या होगा,
श्वसन बढ़ जाएगा और शरीर नीला जब पड़ने लगेगा तो उसको हम तुरंत ही बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि अगर नीला पड़ रहा है तो इसका मतलब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? शरीर का नीला पड़ना ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो यहाँ हम हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एआरआई का दीर्घकालिक परिणाम हो सकता है, यानी कि अगर उसको ठीक नहीं किया गया एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को, तो बाद में ये एक कॉम्प्लिकेशन कर देगा। वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आएगा। ठीक है, लंबे समय तक अगर एआरआई रहता है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसके कारण क्या होता है? फेफड़े की जो कार्य क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें है कि बच्चे में एआरआई के दौरान नथुने का फूलना क्या दर्शाता है? अगर नाक फूलता है तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि उसको जो है सांस लेने में कठिनाई हो रही है ना? बच्चे को अगर नाक फूल रहा है मतलब कि वो सांस तेजी से और गहरा ले रहा है, तो यानी सांस लेने में कठिनाई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है कि एआरआई से ग्रसित शिशु को दूध पिलाने का सही तरीका क्या होता है? मतलब अगर बच्चा जो है वो क्या है कि इन्फेक्टेड है, तो उसको दूध पिलाना कैसे चाहिए? तो उसके लिए सामान्य रूप से जारी रखना चाहिए, छोड़ना नहीं है। जब बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ब्रेस्ट फीड करवाना छोड़ दें। नहीं, मदर को कहना है कि आप सामान्य रूप से नॉर्मली जैसे आप डेली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो वैसे ही करवाओ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है कि नर्सिंग स्टाफ को एआरआई रोगी के कमरे में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्या चीज़ एक मस्ट होना चाहिए जब भी नर्सिंग स्टाफ, मतलब एक ऐसा इन्फेक्टेड पेशेंट के, जो एआरआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है पेशेंट, तो उसके रूम में जब जाएगी तो उसके रूम में क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन में है तापमान बढ़ाना है, कमरे का वेंटिलेशन, अंधेरा कमरा, या दरवाज़ा बंद रखना है। क्या काम करना है एक नर्स को? हाँ, क्या होना चाहिए? कमरे का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि बंद कमरे में रख दिए जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन और बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए हम कमरे में वेंटिलेशन यानी हवादार रखते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रोगी के परिवार को शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? रोगी के परिवार को शिक्षा देना क्यों आवश्यक होता है? पुनरावृत्ति रोकने हेतु। ठीक है, दोबारा से नहीं हो इन्फेक्शन, इसको रोकने के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? परिवार को शिक्षा देते हैं कि किस तरह से आप मतलब जो इन्फेक्शन है उसको आप रोक सकते हो। अपने आपको हैंड वॉश करके, अच्छा न्यूट्रिशन लेकर, हाइजीन मेंटेन करके, पेशेंट के साथ आइसोलेशन मतलब रख कर, ठीक है, इन सारी चीज़ों के थ्रू दोबारा होने से रोकने के लिए शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है कि तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम किसे होता है? किसे सबसे ज़्यादा चांस होता है? ऑप्शन में है वयस्कों को, किशोरों को, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, या वृद्धों को। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
बिल्कुल सही। 5 वर्ष के से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांस होता है ARI होने का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, इसलिए बच्चों और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 37 में है कि ARIs का प्रमुख संक्रमण मार्ग कौन सा है, कैसे फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ऑप्शन में है रक्त द्वारा, हवा की बूंदों द्वारा, जल द्वारा या भोजन द्वारा। कैसे फैलता है? हाँ, हवा की बूंदों द्वारा। ठीक है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो उससे हेल्दी पर्सन में फैलता है हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा ये फैलता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ब्रोंकाइटिस किस अंग की सूजन होती है? देखिए, ये ब्रोंकाइटिस जो है ये किस अंग की सूजन लग रही है? ऑप्शन में है एल्वियोलाई, ब्रोंकस, लैरिंग्स या प्लूरा। किस अंग की सूजन है? बिल्कुल सही, ब्रोंकस। नाम से ही पता चल रहा है, आइटिस का मतलब इन्फेक्शन और ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकस। ठीक है, तो यानी ब्रोंकस में सूजन, इन्फेक्शन के कारण सूजन हो गया। ठीक है, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन के वजह से होने वाला इन्फ्लामेशन, सूजन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39। तीव्र ब्रोंकाइटिस का प्रमुख लक्षण बताइए। मतलब जो तेजी से ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका मेन कारण क्या होता है, इसका लक्षण बताना है। ऑप्शन में है दस्त लगना, लगातार खांसी होना, पेट दर्द होना या रक्तस्राव, ब्लीडिंग। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है? इसमें क्या होगा? लगातार खांसी होगा, क्योंकि जब भी कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा उसमें क्या होगा? लगातार खांसी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ब्रोंकाइटिस में मतलब ब्रोंकस में सूजन के कारण खांसी होती है, और इसमें क्या होता है, कई बार बलगम के साथ खांसी होती है ना? कई बार क्या होता है? बलगम के साथ खांसी होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें है कि ARI जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें कौन सा लक्षण तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता दर्शाता है? मतलब जिसमें तुरंत चिकित्सा चाहिए होता है, ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो किसमें ये होता है? ठीक है, ऑप्शन में है हल्की खांसी, नथुने का फूलना, छींक आना या नाक बहना। किस कंडीशन में हम तुरंत चिकित्सा, तुरंत ट्रीटमेंट करवाते हैं? बताइए। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब नथुने फूलेंगे, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो तेजी से और गहरा सांस ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम में हम तुरंत ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में प्राथमिक रोकथाम का एक उदाहरण कौन सा है? हमेशा याद रखिए, प्राथमिक रोकथाम टीकाकरण के थ्रू ही होता है। पहले से हम वैक्सीन लगवाते हैं और हम जो कई तरह के इन्फेक्शन वगैरह को रोक पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक रोकथाम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है कि वायु मतलब बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रमुख सामाजिक कारण क्या है? मतलब एक समाज में रह रहा है इंसान, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है एक इंसान को, तो दूसरे तक फैलने का
जो सामाजिक कारण है वो है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे आसपास में आप लोग जहाँ रहते हो, हम लोग जहाँ रहते हैं, आप बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूशन है ना। हमारे इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा। धूल, मिट्टी, कण, गंदगी, मतलब कई तरह के इन्फेक्शन, सब कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तीव्र श्वसन संक्रमण के प्रबंधन में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले नर्स क्या करती है जब तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण होता है? इसके प्रबंधन में नर्स क्या करती है? ऑप्शन में है भोजन देना, श्वसन दर की जांच, एंटीबायोटिक देना या पानी देना। सबसे पहले क्या करेगी नर्स? क्या करेगी? श्वसन दर की जांच करेगी, है ना। श्वसन दर की जांच सबसे पहले करेगी कि श्वसन तेज है या गहरा है, धीरे है, उसकी जांच करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की द्वितीय रोकथाम में क्या शामिल है? दूसरा बार जब रोकते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है? शीघ्र पहचान और उपचार। ठीक है, द्वितीय रोकथाम में यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको पहचानो बीमारी को और उसका ट्रीटमेंट करो। ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में कई स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके बाद होता है रिहैबिलिटेशन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में हम एजुकेशन और वैक्सीन वगैरह से, इम्यूनाइजेशन से हम प्रिवेंट करते हैं बीमारी को। सेकेंडरी में हम जैसे ही बीमारी का पता चलता है तुरंत ही उपचार करते हैं। टर्शियरी में जैसे पेशेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने से बचाने के लिए रिहैबिलिटेट करते हैं। ठीक है, और रिहैबिलिटेशन में हम क्या करते हैं कि उसकी पहले की स्थिति में लाने के लिए पूरी तरह प्रयास करते हैं। तो ये हो गए प्रिवेंशन के कई स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की तृतीय रोकथाम में क्या शामिल है? तृतीय में क्या बताइए अभी? तृतीय रोकथाम में क्या बताइए अभी? बिल्कुल सही, पुनर्वास। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिहैबिलिटेशन। ठीक है, उस इंसान को फिर से अपने पहले की कंडीशन में लाने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं उसी को हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पुनर्वास कहते हैं। और ये तृतीय रोकथाम में आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46। जो क्रूप होता है वो किस वायु वर्ग में सामान्य है? किस वायु वर्ग में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है क्रूप? यानी क्रूप जो, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब बच्चे होते हैं वो उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एक जब सांस लेते हैं तो क्रूप के आवाज़ आती है। ये किस आयु में सबसे ज़्यादा होता है? ये 5 साल से कम जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये इन्फेक्शन क्रूप की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इम्यूनिटी इनकी वीक होती है, कई तरह के इन्फेक्शन लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्रूप का प्रमुख लक्षण क्या है? क्रूप का प्रमुख लक्षण क्या होता है? कैसे होता है क्रूप? ऑप्शन में है रक्तस्राव, भौंकने जैसी खांसी, दस्त या भूख में कमी। हाँ, तो क्रूप का प्रमुख लक्षण होता है भौंकने जैसी खांसी, बार्किंग टाइप का। ठीक है, जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह का आवाज़ आता है। ठीक है, क्रूप के का प्रमुख लक्षण में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। खसरा वायरस कौन सी जटिलता हो सकती है? खसरा वायरस से कौन सी जटिलता होती है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, प्रॉब्लम होता है? ऑप्शन में है ब्रोंकोन्यूमोनिया, डायरिया, मलेरिया या मस्तिष्क शोथ। कौन सा इसमें प्रॉब्लम होता है?
हाँ देखिए, खसरा वायरस से क्या होता है, इससे लास्ट में चलकर ब्रोंकस के अंदर पानी भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकस ये जो है ये ब्रोंकस है, तो इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम ब्रोंको न्यूमोनिया कहते हैं। और ये खसरा वायरस की जटिलता के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत कौन सा है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बैक्टीरिया के कारण कौन सा इन्फेक्शन होता है, वो है मवाद युक्त बलगम आना। ठीक है, अगर बलगम के साथ कफ के साथ पस आ रहा है वाइट टाइप का, तो उसको हम कहते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पहचान कैसे की जाती है। अगर ब्रोंकस में बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। इसके लिए ऑप्शन में है हमारा 3 माह से अधिक खांसी, हर वर्ष 2 साल तक, 1 सप्ताह में तेज बुखार, बार बार छींक आना, या हर माह तक भूख की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि 3 माह से अधिक तक खांसी रहेगा। ठीक है, और हर साल हर वर्ष 2 साल तक रहेगा, जब भी आएगा 2 साल तक रहेगा, और 3 माह तक अधिक खांसी होगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इससे क्या पता चलेगा कि बच्चे को या बड़ों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत ज़्यादा तेज इन्फेक्शन है ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में, तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में बस 50 क्वेश्चन ही करेंगे, और अब आप लोग मुझे अपना अपना फीडबैक दीजिए कि आप लोग को ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए। 50 क्वेश्चंस जो हमने किए रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। चलिए अब आप लोग मुझे सभी बताइए कि क्लियर हुआ सभी को, 50 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, किन्हीं को भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत। हाँ देखिए, न्यूमोनिया से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और ये क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि ये किस कारण से हो रहा है, इसका हमने कारण देखा, किस कारण से हो रहा है, कितने इसके प्रकार होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के किस भाग में कौन कौन से भाग को प्रभावित करता है, उस भाग के बारे में देखा, और इसके क्या क्या लक्षण दिखाई दिए हमें। लक्षण के अलावा हमने देखा कि इसको किस तरह से हम पता लगाते हैं, जैसे एक्सरे के थ्रू, और उसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट देखा, मैनेजमेंट देखा। क्या देखा था, ट्रीटमेंट यानी उपचार, है ना। उपचार के बाद हमने समझा कि इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, इसको रोकथाम के लिए हमने क्या करना है वो हमने देखा। तो इस तरह से हमने न्यूमोनिया के बारे में उसके इन सारी चीज़ों को कवर किया एमसीक्यूज़ के थ्रू। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। सभी लोग बता दीजिए कि किनका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, राइट आंसर। चलिए सभी लोग बताइए 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, सभी लोग बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा, कितना है, 50 में से 40, 37, 38, 43, गुड, वेरी गुड, 35, 40, 40, 40, ठीक है, 38,
37, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गुड रिस्पांस। अब आप लोग जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो दोबारा से आज जाकर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो थ्योरी पार्ट है उसको पहले कवर कीजिए, फिर आप इस एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, ठीक।